फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो के जो अंदर हम लोग बात करने वाले हैं, हम लोग एलोंगेशन देखने वाले हैं ड्यू टू सेल्फ वेट। एक हमारा अगर प्रिज्मेटिक बार हो और एक अगर हमारा कोनिकल बार हो, तो उस केसेस के लिए लास्ट वीडियो में जो हमने देखा हुआ था, हमने एलोंगेशन ऑफ द टेपर्ड बार देखा हुआ है और एलोंगेशन ऑफ द नॉर्मल हमने देखा हुआ है। क्या है कि देखिए, अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे उस चीज में हमारे पास क्या क्या हमने देखा हुआ है कि ये हमारे पास अगर कोई बार है और यहाँ पर ये जो आपका बार है, तो इसमें अगर एक्सियल लोड लगता है दैट इज द P, तो इस एक्सटर्नल लोड के कारण हमारा जो डिफ्लेक्शन आता था डेल इक्वल टू क्या आता था, PL अपॉन A। तो इसमें ये जो डिफ्लेक्शन आपको मिल रहा है, ये आपको क्या मिल रहा है, एक्सटर्नल लोड के कारण। जहां पर हम लोग क्या है, मास ऑफ दी ये जो बार है उसको हम लोग नेग्लेक्ट मानते थे। हम लोग ये मानते थे कि जो बार है, बार आपका वेटलेस है, उस केस में आपको ये मिला हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अगर हमने देखा होगा तो टेपर्ड बार के लिए भी देखा हुआ है, ठीक है। अब ये कहानी यहाँ पर देखिए, इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि अगर आपका ये कोई बार है, ठीक है, और ये बार में मान लीजिए आपका कोई एक्सटर्नल लोड नहीं लगा है। जैसे आपका अगर ये बार होता है और ये बार में अगर आपका कोई भी एक्सटर्नल लोड ना लगे, तो उस केस में आपकी कहानी क्या होगी। देखो, ये बार है तो इसका खुद का तो मास होगा। यहाँ पर हम लोग क्या है, मास कंसिडर करेंगे। यहाँ पर जो बॉडी का वेट था, तो वेट हमारे पास क्या था, नेग्लिजिबल था। तो ये हमारे पास वेट यहाँ पे कंसिडर नहीं है। लेकिन पर्टिकुलर इस केस में बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या है, इस बार का वेट कंसिडर करेंगे। अब वेट कंसिडर करेंगे तो इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, तो इस मॉलिक्यूल के कारण क्या होगा, ये जो आपका बार है सेल्फ एलोंगेट होगा। तो ये जो सेल्फ एलोंगेशन होगा, यही चीज को हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं कि जो बार है अगर उसका खुद का वेट हो, तो खुद के वेट के कारण इसका कितना डिफॉर्मेशन आएगा। तो हम लोग यहाँ पे दो चीजें बात करने वाले हैं, एक हमारा प्रिज्मेटिक बार और एक हमारा कोनिकल बार। मतलब एक इस तरीके के बार के स्टडी करने वाले हैं, और दूसरा हमारे पास जो बार होगा वो हमारे पास कोनिकल बार होगा, जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। क्लियर है चीज। तो एक तो हमारा वेट ऑफ द बॉडी है जो आपका सिलेंड्रिकल लगा हुआ है, और एक हमारे पास जो मिला हुआ है दैट इज द कोनिकल बार। क्लियर है। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो अभी मैं क्या देखिए, ये दोनों चीजों को मैं पैरेलली करने वाला हूं। मतलब यहाँ पे जो आपका प्रिज्मेटिक बार दिख रहा है, दोनों चीजों को हम लोग क्या है, पैरेलली करने वाले, दोनों को पैरेलली सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहले काम करते हैं, यहाँ पर ये दोनों चीज को हम लोग पैरेलली करने का रीजन ये कि आप कंफ्यूजन ना हो। अदरवाइज अलग अलग करने से हो सकता है कि आप जब चीजों को कंपेयर करेंगे तब आपके कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए बात करते हैं हम लोग और कंसिडर करते हैं फॉर द प्रिज्मेटिक बार, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो कंसिडर अभी कर रहे हैं, ये हम लोग बात करते हैं किसके लिए, प्रिज्मेटिक बार के लिए, ठीक है। तो प्रिज्मेटिक बार में ड्यू टू सेल्फ वेट के कारण, ये जो प्रिज्मेटिक बार और प्रिज्मेटिक बार में हमारा सेल्फ वेट के कारण हमारे पास कितना डिफॉर्मेशन आ रहा है, इस चीज को हमको देखना है। क्लियर है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं यहाँ पर, ये मान लीजिए कि सपोज ये हमारे पास कोई बार है, ये जो हमारे पास है, ये इस तरीके से हमने एक बार कंसिडर किया हुआ है, और ये हमारा प्रिज्मेटिक बार है। डेफिनेटली प्रिज्मेटिक बार मतलब यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट द लेंथ। तो यहाँ पर मान लीजिए कि सपोज ये जो हमारे पास बार है, इसका हम लोग लेंथ कंसिडर कर लेते हैं। तो सपोज मान लीजिए कि इसका जो लेंथ है, वो लेंथ इसका कितना है, L, और इसका हम लोग डाया कंसिडर कर लेते हैं दैट इज द D। यहाँ पे अगर हम लोग डाया की बात करें तो इसने डाया हमने कितना कंसिडर किया है, D। आपको एक्सटर्नल लोड इस पे नहीं लगाना है। अब अगर मैं इसके एक्सिस को लेके बात करूं, तो ये हमारे पास इसका क्या है, एक्सिस है, ठीक है। ये इस तरीके से एक्सिस है इसका, ठीक है। अब इस एक्सिस में क्या है, हमको ये देखना है कि इस वेट के कारण ये कितना डिफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। मतलब अगर आपकी बॉडी में जैसे वेट लग रहा है, तो इस वेट के कारण, जो सेल्फ वेट के कारण इसका कितना डिफॉर्मेशन दिख रहा है, ये हमको देखना है यहाँ पर। तो सबसे पहली बात, अगर हम लोग डिफ्लेक्शन के लिए एक लमसम फॉर्मूला देखें, जैसा भी हमने निकाला हुआ है कि अगर एक्सटर्नल लोड लगता है तो उस केस में आपको बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन कितना मिलता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे, तो आपको दिखेगा क्या, डेल इक्वल टू क्या होता है, PL अपॉन AE, यही तो होता है। लेकिन यहाँ पर ये देखिए, ये जो हमारे पास जो डिफॉर्मेशन आया, सबसे पहला चीज यहाँ पर जो P आपका लग रहा था वो एक्सटर्नल लोड था, और वो एक्सटर्नल लोड जो आपको लग रहा था वो आपको कांस्टेंट मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या कहानी चलने वाली है कि ये जो आपका P है, P अगर आप देखेंगे तो देखो यहाँ पर, अगर मैं सबसे बॉटम वाले सरफेस पे देखूं, सबसे एकदम बॉटम पे आ जाओ, तो कोई मास नहीं है। तो कोई मास नहीं है तो आपका कोई वेट भी नहीं लगेगा।
अब क्या है, आप जैसे जैसे ऊपर चलते चले जाओगे आपका नीचे की तरफ मास बढ़ रहा है, तो मास बढ़ रहा है तो आपका वेट भी तो बढ़ते चले जाएगा। ये कहानी जो देख रहे हो, सबसे बॉटम वाला जो सरफेस है वहां पर आपका मास है नहीं, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो मास बढ़ेगा। जैसे मान लो इस सेक्शन में 1 ले लिया तो यहाँ मास है जो भी, फिर और ऊपर जाऊंगा तो मास और बढ़ेगा, और ऊपर जाएंगे तो मास और बढ़ेगा, और ऊपर जाएंगे तो मास और बढ़ेगा। इस तरीके से आप जाओगे तो सबसे आपको जो मैक्सिमम मास मिलेगा वो क्या मिलेगा, सबसे टॉप पोजीशन पे मिलेगा। तो इसका अगर मैं वेट डिस्ट्रीब्यूशन का अगर ग्राफ देखूं तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ कैसा दिखेगा, यहां पर आपको लोड 0 मिलेगा, यहां पर लोड आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लोड 0, यहाँ पे लोड मैक्सिमम, वेरिएशन कैसा है इसको हमको चेक करना पड़ेगा। तो इस चीज का हम लोग देखिए, यहाँ पर एक चीज समझ में आ गया क्या कि जो P हमारे पास क्या है, वेरिएबल है। ये जो हमारे पास P है ये क्या है, वेरिएबल है। किसके साथ वेरी कर रहा है, लेंथ के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। तो ये आपके पास L है, L इज आल्सो आपको क्या मिलेगा, वेरिएबल, क्योंकि L के साथ आपका P वेरी कर रहा है। बात करते हैं एरिया का, चलिए देखते हैं। अगर मान लीजिए कि सपोज ये मेरा कोई सेक्शन है, ठीक है, इस सेक्शन को मैं 1 सेक्शन ले लेता हूँ, इस सेक्शन को मैं 2 सेक्शन ले लेता हूँ। आप इसमें कोई भी सेक्शन पे चले जाओ आपको एरिया तो कांस्टेंट मिलेगा। यहाँ पर आप किसी भी क्रॉस सेक्शन को पकड़ोगे तो आपको एरिया क्या मिलेगा, कांस्टेंट। तो ये हमारे पास एरिया आ गया कांस्टेंट। अगर मैं बात करता हूँ E दैट इज द यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो आपका कांस्टेंट है क्योंकि आपकी मटेरियल सेम है, तो मटेरियल सेम है तो E भी कांस्टेंट है, A भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको 2 पैरामीटर वेरिएबल दिख रहा है, एक आपको P दिख रहा है, एक आपको L दिख रहा है। इस चीज को उठा के अगर हम लोग यहाँ पर पुट करें तो हमारी कहानी कुछ बढ़ सकती है। तो इसके लिए देखिए हम लोग को करना क्या है, सबसे पहले आप अगेन एक एलिमेंट्री पार्ट कंसीडर करिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक एलिमेंट्री पार्ट लिया, ठीक है। ये जो एलिमेंट्री पार्ट है इसको हमने क्या किया, जो आपका फ्री एंड है, फ्री एंड से x डिस्टेंस पे कंसीडर किया है। ये जो हमारे पास एलिमेंट्री पार्ट है इसको मैंने फ्री एंड से x डिस्टेंस पे कवर किया है, और इसका जो थिकनेस हमको दिख रहा है, ये अगर आप देखोगे इसका जो थिकनेस आपको दिख रहा है वो कितना दिखेगा आपको, dx। मतलब हमने क्या किया है, ये जो आपका बार है इस बार के फ्री एंड से x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट्री स्ट्रिप कंसीडर किया है जिसका थिकनेस आपको क्या मिला है, dx। और डेफिनेटली डाया तो आपका थ्रू आउट दी सेम है तो d आपका हुआ। तो यहाँ पर ये जो आपका लेंथ है, इस लेंथ है तो एलिमेंट्री स्ट्रिप के लिए लोगे तो एलिमेंट्री स्ट्रिप का लेंथ कितना है, dx है। तो यहाँ पर एक चीज समझ में आ गया कि इस l को हम लोग dx से रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो लेंथ है इस लेंथ को हम लोग क्या dx से रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब मेरे पास 3 पैरामीटर मिल चुका है, a और e तो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बात करते हैं हम लोग जो लेंथ की जगह हमने क्या रख दिया, इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का dx, ठीक है। और इसको डेफिनेटली हम लोग इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से, 0 से l तक, 0 से l तक इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन अभी मुद्दा p का बचा हुआ है, जो p आपके लोड का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस p के लोड का वेरिएशन का डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, ठीक है। ये अगर हम लोग देखेंगे तो इस P के जो लोड है इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमको देखना है। तो इस चीज को हम लोग समझने के लिए देखिए क्या करते हैं, ये जो हमारा लोड का डिस्ट्रीब्यूशन बना हुआ है, सबसे पहला चीज यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो मटेरियल के लिए जो भी है मुझे एक्सियल लोड को कैलकुलेट करना होगा। एक्सियल लोड कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले देखते हैं इस मटेरियल की कुछ डेंसिटी होगी, तो एक फॉर्मूले पे हम लोग आते हैं, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, दैट इज द मास बाई वॉल्यूम, यही तो होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। अभी हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए मास को लेकर बात करता हूँ तो m इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, रो इंटू वी, यही तो मिलेगा, m इक्वल टू रो इंटू वी। अब देखो यहाँ पे जो रो है दैट इज द डेंसिटी ऑफ मटेरियल। आपको किसी किसी बुक्स में रो मिलेंगे, किसी किसी में गामा मिलेंगे, लेकिन स्टैंडर्ड बुक गामा फॉलो कर रही है, रो भी आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन यहाँ एक्चुअली सॉलिड मटेरियल की बात हो रही है। तो ये जो आपका गामा है ना, इस गामा को हम लोग लिखते हैं क्या, ये जो रो है इस रो को मैं गामा लिख रहा हूँ। व्हाट इज गामा, गामा इज द डेंसिटी ऑफ मटेरियल। तो यहाँ पे अगर बात करोगे m, तो m इक्वल टू हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, गामा, और वॉल्यूम को हम क्या लिखते हैं, दैट इज द एरिया इनटू लेंथ। यहाँ पर मैं आपको स्पेशली लिख दे रहा हूँ, व्हाट इज गामा, गामा इज द डेंसिटी ऑफ मटेरियल। गामा आपको क्या मिल रहा है, गामा इज द डेंसिटी ऑफ मटेरियल्स। क्लियर है। अब देखिए ये m इक्वल टू हमारे पास क्या हुआ है, गामा ए एल आया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका किसके लिए है, पूरी बॉडी के लिए आया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि मुझे क्या x डिस्टेंस के लिए, l तो आपका थ्रू आउट द लेंथ है, तो अगर मुझे x डिस्टेंस के लिए चाहिए तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, अच्छा ये जो मास है, मास क्या है, कहीं ना कहीं एक्सियल लोड को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है।
यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये मास आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सियल लोड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये अगर मैं बात करूं यहाँ पर एक्सियल लोड को लेकर, देखिए यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं क्या, एक्सियल लोड, एक्सियल लोड। और एक्सियल लोड हमारे पास क्या आया हुआ है, कुछ भी आप मान लीजिए पी एक्स एक्स अगर आप कंसिडर करते हो तो उस केस में हम लोग पी एक्स एक्स एक्सियल लोड इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, दैट इज द गामा ए एक्स। ये आपको क्लियर हुआ, ये हमारे पास आया एक्सियल लोड। तो एक्सियल लोड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो हमारे पास मास आया हुआ है ये आपको फाइनली क्या मिला, गामा ए एक्स। ठीक है, मतलब ये जो आपको लोड का डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है एक्स के साथ वो लिनियरली दिख रहा है। यहाँ पे जो आप लोड देख रहे हो ये लोड का वेरिएशन आपको x के साथ कैसा दिख रहा है, लीनियरली दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं क्या कि यहाँ पर जो x है ये आपका लीनियरली वेरिएशन आ रहा है। ठीक है, x आपका लीनियरली वेरिएशन है। तो अब आप बताओ यहाँ पे अगर मैं फ्री एंड पे बात करूँ तो लोडिंग कितना आएगा, एट फ्री एंड, एट फ्री एंड। तो फ्री एंड पे अगर आप बात करोगे तो आपको क्या मिलेगा, x इक्वल टू 0। तो अगर x इक्वल टू 0 मिलेगा तो यहाँ पर एक्सियल लोड भी आपको पी एक्स एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। यही तो होगा। अच्छा, और अगर मान लीजिए कि ये आपका एक्सियल लोड एंड पे चले जाओ तो एट फिक्स्ड एंड पे अगर हम लोग चले जाए, एट फिक्स्ड एंड, तो फिक्स्ड एंड पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, L। और इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो P ऑफ एक्स एक्स डेट इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, P ऑफ एक्स एक्स। देखो x इक्वल टू L पे आपको फाइनली क्या मिल जाएगा, डेट इज द गामा ए एल, यही मिलेगा। और दूसरा चीज हमारा वेरिएशन कैसा है, लिनियरली। अब देखो यहाँ पर लोड का डिस्ट्रीब्यूशन आपको कैसा दिख रहा है, 0। यहाँ पर लोड कितना मिला हुआ आपको, डेट इज द गामा ए एल। यहाँ पर आपको दिखा है गामा एल। और ये लोड का वेरिएशन कैसा है, लिनियरली। तो ये आपकी लाइन एक बिल्कुल स्ट्रेट आएगी। और यहाँ पे अगर आप वेरिएशन देखोगे तो ये आपका क्या है, एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास लिनियरली वेरिएशन है। मतलब आप देखोगे तो इस पोर्शन पे आपको वेट 0 मिल रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ रहे हो, ठीक है, वेट आपका क्या है, बढ़ेगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये ग्राफ आप देख रहे हो, यहाँ पर वेट का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा मत दिखाइए, नहीं तो आपको ग्राफ में कंफ्यूजन होगा। ऐसा दिखाइए। ये हमारे पास देखिए वेट का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हमको क्या है, ग्राफ देखो बढ़ता हुआ जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो बॉडी का वेट है, ये बॉडी के वेट का ग्राफ है, जो आपका क्या है, एक्सियल लोड जो है x के साथ वेरिएशन कर रहा है। इसको आप बोल सकते हो वेरिएशन ऑफ एक्सियल लोडिंग विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे जैसे हम लोग x के साथ बढ़ रहे हैं, यहाँ पर आपका क्या था, एक्सियल लोड 0 था। जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा लोड बढ़ रहा है, और फाइनली गामा ए एल है। यहाँ पर मैं आपको डेरिवेशन दे रहा हूँ, कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से मूव कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए। जो फाइनल कंक्लूजन है वो आप देख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जो फाइनल कंक्लूजन आया हुआ है उस पे भी मैं इसको रिलेट करूंगा, तो वो जरूर आप पार्ट को देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये फ्री एंड आया है, ये हमारे पास फिक्स एंड आया हुआ है। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, ये वेरिएशन की वैल्यू हमको पता चल चुकी है, गामा ए एक्स। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस वैल्यू को उठा के यहाँ रखिए और कहानी खत्म है। इसको उठा के हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो फाइनली मुझे क्या मिल जाएगा, डिफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो देखिए किस तरीके से डिफॉर्मेशन हो सकता है। यहाँ पे अगर बात करें तो फाइनली डेल ऑफ एलिमेंट्री पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दिस इज द डिफ्लेक्शन ऑन एलिमेंट्री पार्ट, डिफ्लेक्शन ऑन एलिमेंट्री पार्ट। तो देखिए क्या होगा यहाँ पर, ये आप देखेंगे तो डिफ्लेक्शन और एलिमेंट्री पार्ट आपको दिखेगा यहाँ पर, जैसा हमने देखा हुआ डेल ऑफ। अब मैं निकाल रहा हूँ किसके, एक्स एक्स सेक्शन के लिए। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, देखो p के जगह हमने लिखने वाले हैं क्या, पी एक्स एक्स। ठीक है, और लेंथ की जगह हमने जो लिखने वाले हैं वो हमारे पास क्या है, dx है। एलिमेंट्री के लिए dx है, डिवाइड बाई आपका एरिया तो कांस्टेंट है और e भी कांस्टेंट है। इसको हम लोग क्या इंटीग्रेट कर रहे हैं, कहां से कहां, 0 से l तक। यही तो हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 से l तक। तो ये जो आपको कंडीशन मिला हुआ है, बस अब आप इस पे वैल्यू रखिए, कहानी खत्म है। तो डेल ऑफ अगर आप एक्स एक्स निकालोगे यहाँ पर तो ये आपको क्या मिलेगा, पी एक्स एक्स की वैल्यू हम लोग देखो कितना रखेंगे, गामा ए एक्स। तो यहाँ पर हमने क्या रख दिया, डेट इज द गामा ए एक्स। ठीक है, उसके अलावा बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास dx है, डिवाइड बाई a इंटू ई, ये हमारे पास। और इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पर अभी हम डेफिनेटली इंटीग्रेट करेंगे 0 से l तक। तो ये एलिमेंट्री पार्ट के लिए था, इंटीग्रेट करेंगे, कहानी खत्म है। अब क्या क्या आपके पास वैल्यू मिल रही है वो देख लीजिए। ये डेल ऑफ एक्स एक्स, तो डेल ऑफ एक्स एक्स की बात करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0 टू डेल। यहाँ पे आप क्या करिए, देखिए गामा ए, और ये आपका नीचे a से a की तो कहानी कैंसिल है,
जो देखो ए तो आपका कांस्टेंट है, तो फाइनली आप देखोगे तो आपके पास कांस्टेंट क्या बचा है, गामा, और डिवाइड बाई बचा ई, और ये आपको फाइनली दिख रहा है क्या 0 to L, और ये आपको यहाँ पर क्या बचा हुआ है, डेट इज द x इंटू डी एक्स। ये हमारे पास कंडीशन बचा हुआ है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसको डिफरेंशिएट करिए तो आपको 0 to डेल मतलब डेल हो जाएगा, और ये आपको मिल जाएगा क्या, गामा बाई ई, ठीक है। और ये x इंटू डी एस की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमको क्या मिलेगा, इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और इसको हम लोग डिफरेंशिएट कहाँ से, इंटीग्रेट कहाँ से करें, 0 to L तक, तो यहाँ पर जो आपको डेल मिलेगा वो फाइनली आपको क्या मिल गया, ये एल स्क्वायर मिलेगा, तो यहाँ पर आपको मिलेगा डेट इज द गामा एल स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ ई। ये जो हमको मिला हुआ है फ्रेंड्स, ये हमारा बार का प्रिज्मेटिक बार है, उसका जो सेल्फ वेट है, वो सेल्फ वेट के कारण जो आपको डिफ्लेक्शन मिल रहा है वो चीज है। तो ये आपका क्या मिल जाएगा, जो सेल्फ वेट के कारण जो आपको डेल मिल रहा है, ये आपको मिलेगा गामा एल स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ ई। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूं कि मैं इसको जो एक्सियल लोड आ रहा था उस एक्सियल लोड के टर्म्स में लिखना चाह रहा हूं। जैसे यहाँ पर जो मैं एक्चुअल में m लिखा हुआ हूं, m है क्या चीज, ये जो मैंने m लिखा हुआ है, ये m क्या है, m है आपका एक्सियल लोड, यही है। तो मान लीजिए कि अगर एक्सियल लोड को मैं w से रिप्रेजेंट करूं, ठीक है, तो चलिए इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूं, और यहां पर मैं बात करता हूं क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे अगर हम लोग कहानी देखें तो ये हमको दिख जाएगा क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में अगर आप देखोगे तो जो आपको W मिल रहा है यहाँ पर, जब मैं W लिखना चाह रहा हूँ, तो W इक्वल टू आपको क्या दिखेगा, डेट इज द गामा ए एल, यही है हमारे पास। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, गामा की वैल्यू निकाल के इसको W के फॉर्मेट में चेंज करिए, तो यहाँ पर आपको जो गामा मिलेगा, गामा इक्वल टू क्या मिलेगा, डेट इज द W डिवाइड बाई ए इंटू एल। इस चीज को उठा के आप यहाँ पे पुट करिए, तो फाइनली जो आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा, गामा की वैल्यू आपने क्या रखा हुआ है, डेट इज W बाई ए एल, ये तो हमारे पास गामा की वैल्यू हो गई, इनटू आपको ये क्या मिल गया, एल स्क्वायर, डिवाइड बाई आपको क्या मिल गया, ट्वाइस ऑफ ई। ये कंडीशन क्लियर है। अब आप यहाँ पे देखिए जो हम लोग डेल निकालेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करिए, तो देखो यहाँ पर एल से कहानी कैंसिल है, आपको फाइनली क्या बचा, W, एक आपको सिंगल एल बचा हुआ है, डिवाइड बाई आपको क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ ए इंटू ई। ये आपको कंडीशन आया हुआ, डेट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। मतलब अगर आप देखेंगे तो ये बार का क्या है, डिफ्लेक्शन है ड्यू टू सेल्फ वेट। ये जो आपको कंडीशन मिल रहा है ये क्या है, ठीक है, बार का जो है सेल्फ वेट, प्रिज्मेटिक बार है, उसके कारण जो सेल्फ वेट है, ये सेल्फ वेट के कारण बॉडी के अंदर कितना आपको डिफ्लेक्शन मिल रहा है, इस कंडीशन को लेकर हमने बात किया हुआ है। क्लियर है। तो ये जो हमको मिला है, डिफ्लेक्शन मिला है। अच्छा, अगर मान लीजिए इसी बार पे जब एक्सियल लोड लगता था और जब हम लोग उसका वेट कंसीडर नहीं करते थे, उस कंडीशन पे हमारा डिफॉर्मेशन कितना आता था, उस कंडीशन पे डेल इक्वल टू आपको क्या आता था, अगर W लोड लग रहा है, जैसे हम लोग W की बात करें तो W L अपॉन ए ई आता था। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपसे कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चंस किस तरीके से पूछ रहा है, मैं आपको पैरेलली यहाँ पर क्वेश्चंस भी बता दे रहा हूँ किस किस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाता है। सबसे पहला चीज अगर आपको बोलेगा कि बॉडी का जो डिफ्लेक्शन होता है, मतलब कोई भी अगर आपकी जो बार है, बार में अगर आपका सेल्फ वेट के कारण डिफ्लेक्शन कितना होगा, दैट इज द WL अपॉन ट्वाइस ए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है कि ये जो आपका बॉडी जो सेल्फ वेट लग रहा है उसका जो डिफ्लेक्शन है, एक्सियल लोड पे जो डिफ्लेक्शन होता है उसके कंपैरिजन में कितना होता है, हाफ होता है। मतलब यहां पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, ठीक है, डिफ्लेक्शन ऑफ द बार ड्यू टू सेल्फ वेट, ये जितना है प्रिज्मेटिक बार के लिए चल रहा है। तो यहां पर एक रिलेशन हमको और ये क्या मिल सकता है, देखो, डिफ्लेक्शन ऑफ द बार ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट, ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ द, क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन ऑफ द बार, हाफ ऑफ द क्या दिख रहा है आपको, डिफ्लेक्शन ऑफ द बार ड्यू टू डिफ्लेक्शन ऑफ द बार विथ एक्सटर्नल लोडिंग, विथ एक्सटर्नल लोडिंग। तो ये चीज आपको क्लियर हुआ। तो ये आपको दिख रहा होगा डिफ्लेक्शन ऑफ द बार ड्यू टू सेल्फ वेट जो आपको मिला हुआ है, सेल्फ वेट के कारण जो आपको मिला हुआ है डेट इज इक्वल टू नॉट हाफ, ये आपको डिफ्लेक्शन ऑफ द बार जो आपको दिख रहा है। तो सेल्फ वेट के कारण अगर आपको जो दिख रहा है तो ये आप ट्वाइस लिख सकते हो, क्योंकि यहां पर देखिए सेल्फ वेट के कारण क्या है, WL अपॉन ट्वाइस ऑफ ए आया हुआ है।
या तो आप इसको हाफ लिख लो या इसको आप ट्वाइस लिख लो। एग्जाम में हाफ को लेके ज्यादा क्वेश्चंस पूछे हुए आपसे एग्जाम्स में, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, हाफ ऑफ दी। यहाँ पे अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, हाफ ऑफ द डिफ्लेक्शन ऑफ द बार ड्यू टू सेल्फ वेट विच इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन ऑफ द बार विथ एन एक्सटर्नल लोडिंग। ये आपको एक स्टेटमेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम्स में पूछा हुआ है। तीसरा क्वेश्चन अगेन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आपसे ये पूछा जाता है कि जो आपका डिफ्लेक्शन है वो लेंथ के साथ कैसा वेरी कर रहा है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि जो आपका बार का डिफ्लेक्शन है, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें बार के डिफ्लेक्शन को लेकर, दैट इज द डेल, ये बोला जाता है कि जो बार का डिफ्लेक्शन वो लेंथ के साथ कैसा वेरी कर रहा है। तो क्या बताइए, बताइए। एल स्क्वायर यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर एल दिख रहा है, आप कौन सा फंक्शन चूज करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एल स्क्वायर का वेरिएशन है, यहाँ पर एल का वेरिएशन है, आपको कौन से टर्म्स को लेना है, क्या आएगा राइट आंसर बताइए। एल आएगा, डेल इज प्रोपोर्शनल टू एल आएगा और एल स्क्वायर आएगा, कौन सा आएगा। तो यहाँ पे देखिए बात करोगे तो देखो ये जो W है, W में ऑलरेडी L इंक्लूड है। ठीक है, मतलब W इज ऑलरेडी फंक्शन ऑफ L और L का फंक्शन है, मतलब डेफिनेटली इसमें L आपका इंक्लूड है। यहां पर गामा के साथ L इंक्लूड नहीं है क्योंकि गामा इज द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। तो ये जो डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ये लेंथ पे डिपेंडेंसी नहीं है, लेकिन ये W की डिपेंडेंसी लेंथ पे, क्योंकि लेंथ के अकॉर्डिंग आपका W वेरी कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो डेफिनेटली इस चीज को याद रखिएगा कि यहाँ पर अगर आपसे बोलता है कि डिफ्लेक्शन के साथ लेंथ का वेरिएशन कैसा आएगा, तो डेफिनेटली क्या होगा, एल स्क्वायर। इस चीज को ध्यान रखना फ्रेंड्स। ये सब आपके एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं। मैं यहाँ पे आपके 4 से 5 क्वेश्चन पैरेलली डिस्कस कर चुका हूँ। ये वंस अगेन एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, इसमें क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है कि डिफ्लेक्शन ऑफ द बार ड्यू टू जो सेल्फ वेट होता है कितना होता है, हाफ ऑफ द डिफ्लेक्शन ऑफ द बार व्हेन एक्सटर्नल लोडिंग इज एक्टिंग। ठीक है, दूसरा आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या रिलेशन होता है, तो WL अपन ट्वाइस ऑफ ए। थर्ड क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं गामा एल के साथ वेरिएशन, तो ये आपको मिल जाएगा। फोर्थ कंडीशन ये पूछा जाता है क्या कि जो आपका डिफ्लेक्शन है वो आपका एल के साथ कैसा वेरिएशन होता है, तो डेट इज द प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पर गामा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जबकि W डिपेंडेंट है, तो W के अंदर ऑलरेडी एल इंक्लूड है। ठीक है, तो हमको फाइनली ये रिजल्ट मिला था, इसीलिए तो हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लेके इंटीग्रेट किया है, इसको नहीं किया है। ठीक है, तो ये जो हमारा फंक्शन है गामा एल स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ ए, मतलब सीधा सीधा क्या है, एल स्क्वायर का फंक्शन है। क्लियर है यहाँ तक। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखना, इस चीज को लेके आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, अगर आपसे एरिया की डिपेंडेंसी पूछेगा तो डेफिनेटली इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, ये भी ध्यान रखना। आपको जो भी डिपेंडेंसी देखेगा तो डिपेंडेंसी चेक यहाँ पर होगा। ठीक है, ये चीज को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या है, डेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। दूसरा अगर हम लोग बोलेंगे डेल इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, ये जो आपको डेल दिख रहा है, डेल इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्लियर है यहाँ तक। तो इस चीज को ध्यान रखना, इस पे मत चले जाना। इसका केवल आपको एक ही यूज मिलेगा कि जो आपका डिफ्लेक्शन मिल रहा है एक्सटर्नल लोड के कारण, उसका हाफ पोर्शन को करोगे तब आपको ये कंडीशन मिलेगा। लेकिन पर्टिकुलर अगर इस केस में बात करें तो डेल ऑफ प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर जो है और डेल इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो आपको दिख रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा ये आपका इंडिपेंडेंट फंक्शन है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने जो बात किया हुआ है, ये हमारा प्रिज्मेटिक बार को लेके हमने बात किया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखिए बात करते हैं क्या, कोनिकल बार को लेकर। तो देखिए कोनिकल बार के साथ आपका क्या होगा, तो इसमें देखिए आपका ये जो कहानी होगा, अब हमको देखो क्या है, कोनिकल बार के लिए करना है। कोनिकल बार के साथ थोड़ी सी आपकी मेहनत बढ़ेगी। क्यों मेहनत बढ़ेगा, देखिए जैसा मैं आपको बताया था डेल इक्वल टू PL अपॉन ए किए थे। यहाँ पर सबसे बड़ी खास बात ये थी कि हमारा P और L वेरिएबल था, A और E कांस्टेंट था। लेकिन जब आप कोनिकल बार को लेंगे तो कोनिकल बार में आपका डेफिनेटली एरिया क्या होगा, कोन शेप होगा, मतलब जो आपको एरिया है ये भी आपको वेरिएबल मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ जो प्रिज्मेटिक बार है। प्रिज्मेटिक बार के जगह अब आपका यूज करने वाला हूँ डेट इज द कोनिकल बार। ठीक है, अब हम लोग जो यूज करने वाले हैं डेट इज द कोनिकल बार। और कोनिकल बार को लेके अगर हम लोग बात करें तो देखिए क्या क्या चीजें हो सकती है। ये जो हमारे पास कोनिकल बार दिख रहा है, कोनिकल बार में देखो P तो वेरिएबल आएगा ही, L का भी वेरिएशन आना ही है। बात करते हैं देखो E यहाँ पर एक कांस्टेंट रहने वाला है, लेकिन यहाँ पर आपको एरिया भी वेरिएबल टर्म्स में मिल जाएगा। एरिया भी वेरिएबल टर्म्स में मिल जाएगा, मतलब यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये जो हमने एरिया जो कंसीडर किया हुआ है,
ये अगर मैं एरिया को लेके बात करूं तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर ये जो आपको एरिया दिख रहा है, इस एरिया को हमको समझना है, ठीक है। तो इस पे हम लोग चलिए इस पोर्शन को मैं रफ करूं, तो यहाँ पर मैं पोर्शन को चलो रफ करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की कहानी समझते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए कि जो हमारे पास डिफ्लेक्शन आया हुआ है, वो डिफ्लेक्शन अभी तक हमने जो देखा वो प्योर प्रिज्मेटिक बार के लिए देखा। अब जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर आपका बार प्रिज्मेटिक ना हो, प्रिज्मेटिक ना हो मतलब कहीं ना कहीं जो बार है हमने उसको क्या है कोनिकल शेप पे कंसीडर किया हुआ है। तो कोनिकल शेप पे जब कंसीडर करेंगे तो बार आपको कैसा दिखेगा, ड्यू टू सेल्फ वेट हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखिए ये जो हमारे पास बार है, ये बार का ये हमारे पास कोनिकल शेप है, ये ठीक है। और ये जो हमारे पास कोनिकल शेप है, इस पे अगर मैं बात करूं कुछ इस तरीके से, ये जो हमारे पास बार है, एक बार कैसा दिख रहा है आपको, कोनिकल शेप में दिख रहा है। यहाँ पे अभी क्या है आपका खुद का हम लोग मास कंसीडर कर रहे हैं। मास कंसीडर करने के बाद क्या है, यहाँ पर इसका वेट का डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये भी समझ में आ रहा होगा क्या कि अगर मैं सबसे बॉटम पॉइंट पे आता हूं तो इस बॉटम पॉइंट पे आपको एक्स का वेरिएशन क्या है, 0, मास है नहीं। अगर मैं इस पोर्शन पे आऊंगा तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको मास मिलेगा। यहाँ नीचे में आपको मास नहीं मिल रहा है, जब आप ऊपर जाओगे तो यहाँ आपको मैक्सिमम मास मिलेगा, मतलब यहाँ पर आपका लोड 0 है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं लोड आपको मैक्सिमम है। बट मुझे वेरिएशन चेक करना है कि 0 से जब हम लोग मैक्सिमम की तरफ जा रहे हैं तो हमारा कितना लोड मिलेगा और उसका वेरिएशन कैसा दिखेगा। तो इस चीज को अगर आपको समझना है तो अगेन मैं बात कर रहा हूँ, हम लोग यहाँ पर निकालने वाले हैं डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन इक्वल टू हमारे पास एक नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, PL/A ये होता है। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो डेफिनेटली x है, तो x की जगह हम लोग यहाँ पर क्या वेरिएशन है, तो सबसे पहली बात p भी अगर आप देखोगे यहाँ 0 यहाँ मैक्सिमम है, तो p भी वेरिएबल है, l भी वेरिएबल है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये दोनों के दोनों टर्म्स आपको क्या दिख रहे हैं, वेरिएबल दिख रहे हैं। दूसरा अगर मैं एरिया को लेके बात करूं तो देखो इज द यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो डेफिनेटली E आपको क्या मिलने वाला है, कांस्टेंट। लेकिन अगेन A देखोगे तो A आपको क्या दिखेगा, वेरिएबल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एरिया देखो ना, यहाँ पर एरिया आपका 0 है, जैसे जैसे बढ़ रहे हो तो क्या है एरिया आपका बढ़ते जा रहा है। तो अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाह रहे हो तो एक एलिमेंट्री स्टेप कंसीडर करो, उसके बाद यहाँ से हम लोग कुछ चीज आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले देखो सेम वही एनालिसिस है बट आपको एरिया का एक वर्क बढ़ गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कि सपोज ये जो डाया है, इस डाया को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। मान लीजिए इसका डाया हम लोग D ले लेते हैं और यहाँ तो डाया आपका 0 है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इस रेफरेंस प्लेन से एक हम लोग एलिमेंट्री पार्ट लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पर लिया हुआ है एलिमेंट्री पार्ट। इस एलिमेंट्री पार्ट का जो डिस्टेंस देखेंगे तो यहाँ से देखो हमारा x डिस्टेंस पे यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, dx मिल रहा है। मतलब x डिस्टेंस पे हमने जो एलिमेंट्री पार्ट कंसीडर किया उसका dx हमने क्या लिया, थिकनेस। लेकिन देखो यहाँ डाया वेरिएबल है, अगर आपने देखा होगा तो पहले जो हमने प्रिज्मेटिक बार लिया था उसमें डाया नहीं लिया था क्योंकि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन था। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो इसका आपको जो डाया दिख रहा है, तो चलिए इसका डाया हम लोग मान लेते हैं क्या, D1, ठीक है। इसका डाया हम लोग ले लेते हैं क्या, D1। तो फाइनली अगर आप देखोगे तो ये वाले टर्म्स को हमको सिंप्लीफाई करना है और इस टर्म्स में आप देखोगे तो जो लेंथ है, लेंथ की वैल्यू आपको क्या मिल चुकी है, दैट इज द dx। तो एक चीज तो क्लियर है कि लेंथ की वैल्यू हमको मिल गई dx, ठीक है। अभी मेरे को एरिया निकालना है और dp निकालना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, मुझे अब क्या है, ये चुपचाप क्रॉस सेक्शन जो एलिमेंट्री पार्ट है इसको फोकस करना है, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि सपोज यहाँ पर d जो है, d तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है दैट इज द डाया ऑफ द कोनिकल शेप एट फिक्स्ड एंड, ठीक है, एट फिक्स्ड एंड। या आप ये बोल सकते हो क्या ये मैक्सिमम डाया है, आप ये भी बोल सकते हो क्या ये मैक्सिमम डाया है, डेफिनेटली। और यहाँ पर मैं एक डाया D1 कंसीडर कर रहा हूँ और D1 आपको डाया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज द डाया ऑफ द एलिमेंट्री क्रॉस सेक्शन, एलिमेंट्री पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, डाया ऑफ द एलिमेंट्री पार्ट। क्लियर है यहाँ तक? तो ये चीज आपको समझ में आया। तो डाया ऑफ द एलिमेंट्री पार्ट आपको क्या मिल रहा है, D1, ठीक है। और D आपको जो मिला ये डाया ऑफ द क्या है, कोनिकल शेप का आपका फुल डाया है ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, तो जैसा हमारी कहानी चली थी बिल्कुल उसी तरीके से आगे बढ़ना है। क्या यहाँ पे हम लोग कुछ डिस्ट्रीब्यूशन बनाने वाले हैं। तो सबसे पहला चीज आप ये देखिए यहाँ पर, अगर पर्टिकुलर इस केस में बात करें
तो अगर हम लोग बात करें तो इसका वॉल्यूम अगर मैं निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो वॉल्यूम आपका कितना होगा, जैसा कि हमने वहां पर एक्सियल लोडिंग को लेकर देखा था एग्जांपल्स के लिए, देखिए क्या होता है, m इक्वल टू हम लोग अभी निकाले थे, m इक्वल टू क्या होता है, अगर मैं निकालना चाहूँ तो रो इंटू वी, रो को मैंने यहाँ पे गामा लिखा हुआ था अगर आपको याद हो, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा गामा, और वॉल्यूम को हमने क्या लिखा हुआ है, डेट इज द एरिया इंटू लेंथ, तो ये हमने गामा ए एल यही तो लिखा हुआ है। व्हाट इज गामा, गामा यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं, इट इज द डेंसिटी ऑफ मटेरियल, गामा जो आपको दिख रहा है क्या दिख रहा है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल, यही यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपको गामा जो दिखा, ठीक है, अभी हमने यहाँ पर ये देखा है क्या कि वॉल्यूम ऑफ दी अगर बात करें प्रिज्मेटिक बार को लेकर, तो देखो वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल, वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल बार, तो वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल बार विच इज इक्वल टू, ये अगर आपको देखे होंगे तो दैट इज द 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्मेटिक बार, यही तो होता है 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्मेटिक बार, यही है ना। तो ये बताइए यहाँ पर कि ये जो हमको कंडीशन मिला है वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल बार निकालना है, तो ये हम लोग निकालते हैं। सपोज जो भी आप वॉल्यूम निकालोगे तो वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल बार इक्वल टू लिख सकते हैं 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्मेटिक बार। तो प्रिज्मेटिक बार का वॉल्यूम अगर आप निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, डेट इज द एरिया इंटू लेंथ, यही तो है हमारे पास। तो फाइनली मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, ए एल। तो यहाँ पर अगर मैं इस पोर्शन से लिखूँ एक्सियल लोड को लेकर, ठीक है, यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, दिस इज द एक्सियल लोड। तो अगर मैं यहाँ पर ये बताइए एक्सियल लोड कैलकुलेट करना चाहूँ तो एक्सियल लोड मान लीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे W, तो W इक्वल टू क्या आएगा, या तो आप PX लिख लो या W लिख लो। तो यहाँ पर मान लीजिए एक्सियल लोड अभी मैं P लिखता हूँ, तो P इक्वल टू क्या लिखूंगा, देखो 1/3 ऑफ एरिया इंटू लेंथ है, तो ये वॉल्यूम ऑफ दी किसका, एरिया इंटू लेंथ, मतलब यही तो एरिया इंटू लेंथ। तो यहाँ पर आप निकालोगे तो ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा क्या, गामा AL/3, ये तो मिलेगा। आपका क्या था, ये सीधा सीधा आप देखो ना यहाँ पर, ये आपका जो वॉल्यूम मिल रहा है ये क्या है, 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्मेटिक बार है। यहाँ पे जब आप लोड निकाल रहे हो तो गामा AL जो हमारा दैट इज द प्रिज्मेटिक बार, एक्सियल लोड के कारण जो प्रिज्मेटिक बार है। और यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ कोनिकल शेप के लिए, तो कोनिकल शेप के लिए क्या हो जाएगा, दैट इज द 1/3। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका जो एक्सियल लोड आया 1/3 ऑफ गामा AL। मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस कंडीशन के लिए ये जो हमारा P आया हुआ है, एक्सियल लोड क्या आया हुआ है, एलिमेंट्री पार्ट के लिए अगर हम लोग बात करें एक्सियल लोड की कहानी, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, एक्सियल लोड ऑन एलिमेंट्री पार्ट, एक्सियल लोड ऑन एलिमेंट्री पार्ट। तो एक्सियल लोड ऑन एलिमेंट्री पार्ट की बात करेंगे तो ये एलिमेंट्री पार्ट हमारे पास क्या है, एक्स एक्स वाला सेक्शन है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया Pxx दैट इज इक्वल टू। अब आप हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं ये बताइए, ये हमने गामा तो लिख दिया, गामा आपका कांस्टेंट है। अब ये बताओ यहाँ जो मैं एरिया लिख रहा हूँ, एरिया किसका एरिया है, ये पूरा का पूरा ये वाला एरिया है ना, ये जो हमने A लिखा हुआ है दैट इज द एरिया ऑफ द, ये D वाला पोर्शन। लेकिन यहाँ पर आप इसका एरिया लोगे तो एरिया ऑफ द क्या है, एलिमेंट्री पार्ट है, तो इसको हम क्या करते हैं, A की जगह हम लिखते हैं दैट इज द A1, ठीक है। L आपका क्या है, L की जगह यहाँ पर dx है, तो यहाँ पर हमने लिखा है dx और डिवाइड बाई आपको क्या मिला हुआ है 3, क्लियर है। तो यहाँ पर ये आपको गामा A की जगह A1 क्यों लिखा हूँ, क्योंकि मैं एलिमेंट्री पार्ट के लिए फोकस कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसका जो एरिया हम लोग कंसीडर कर रहे हैं दिस इज द A1। अब कहीं ना कहीं मुझको क्या है A1 कैलकुलेट करना पड़ेगा, और A1 कैलकुलेट करना है तो π/4 D1 का स्क्वायर, मतलब मुझे D1 कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी जो हमने निकाला हुआ ये एक्सियल लोडिंग एक्स एक्स सेक्शन के लिए निकाला है, ये जो एक्सियल लोडिंग है ये हमारा एक्स एक्स सेक्शन के लिए निकला हुआ है। तो ये आप पहले A1 वाली कथा कहानी को क्लियर करते हैं, क्योंकि इसी की डिपेंडेंसी बताएगी कि इसका वेरिएशन क्या है, उसके बाद फाइनली हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम लोग देख सकते हैं क्या, पर्टिकुलर इस केस में ये आपको दिख सकता है कि देखो आपको D1 निकालना है, तो ये बताओ D1/D इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, डेट इज इक्वल टू x/L, यही है। तो जब हम लोग यहाँ पर D1 निकालेंगे तो D1 इक्वल टू क्या मिलेगा, D तो आपको मिल रही है और इनटू आपको क्या मिलेगा x/L। तो D1 इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, D तो आपको मिला ही है, इनटू x/ आपको क्या मिलेगा L। अब ये जो हमको पोर्शन मिला है, तो अगर मैं यहाँ से एरिया निकालू, एरिया ऑफ द एलिमेंट्री पार्ट, एरिया ऑफ द एलिमेंट्री पार्ट, तो यहां पर आप निकालोगे तो A1 निकालोगे तो A1 इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, डेट इज द π/4 D1 का स्क्वायर।
पाई बाई 4 d1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो उसको रखिए वैल्यू, तो ये आपको मिलेगा देखो पाई बाई 4। अब ये आपको मिलेगा d1 की वैल्यू पूरी रखोगे तो एक तो आपको मिला d स्क्वायर में मिला, और यहाँ पे आप बात करोगे तो x बाई एल का होल स्क्वायर में मिला, यही तो मिला। अब सुनो, जो ये पाई बाई 4 डी स्क्वायर, इसको मैं एरिया लिख सकता हूँ ना, ये जो हमारे पास पाई बाई 4 डी स्क्वायर है इसको हम लोग एरिया लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, a जो है यहाँ पर a1 इक्वल टू पाई बाई 4 डी स्क्वायर को हमने क्या लिख दिया, दिस इज द a, पाई बाई 4 डी स्क्वायर को हमने क्या लिख दिया a, और फाइनली आपको क्या मिला एक्स स्क्वायर बाई एल का स्क्वायर, यही हमको मिला है, ये हमको फाइनली मिला एरिया। अब इस एरिया को उठा के यहाँ पे रखिए कहाँ पर, इस इक्वेशन में, ठीक है। एक्सियल लोडिंग जैसे हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर एक्स एक्स कंडीशन को लेकर, या एक्स के साथ अगर आप वेरिएशन देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में अगर आप आओगे तो आपको क्या दिखेगा, ये जो आपको एक्सियल लोडिंग का वेरिएशन है ये आपको क्या दिखेगा, देखो गामा, ये तो आपको दिखा गामा a1 को हम लोग क्या लिखेंगे a, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, ठीक है, इंटू dx, जो dx की वैल्यू मिल रही है। चलिए इसको तो अभी हमारा इंटीग्रेट होना ही है, आप x भी लिख सकते हो, और डिवाइड बाई आपको क्या मिला हुआ है 3। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपको क्या मिलेगा pxx, जो आपका सेक्शन चल रहा है देखो दैट इज द गामा, ये जो हमको मिला है क्या गामा a, और यहाँ पे आप देखोगे तो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और डिवाइड बाई आपको क्या मिला थ्राइस ऑफ एल का स्क्वायर। ये क्लियर हुआ आपको, तो थ्राइस ऑफ एल का स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं आप देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर डी एक्स है, मतलब एक्स क्यूब का फंक्शन जा रही है, जो आपकी लोडिंग की फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर डी एक्स है, मतलब एक्स क्यूब का फंक्शन है, मतलब आपको जो एक्स के साथ वेरिएशन मिलेगा ये आपको पोर्शन मिल रहा है यहाँ पर 0। यहाँ पर आपको जो मैक्सिमम एक्सियल लोड मिला है वो कितना मिला हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपको मिला हुआ है, जो आपको एक्सियल लोड मिला हुआ है दैट इज द P, ये आपको मिला हुआ है क्या गामा AX, और ये क्यूब में जाएगा, ठीक है, और डिवाइड बाई आपका जो भी फंक्शन जा रहा है तो ये क्या है क्यूब में जाएगा, डिवाइड बाई आपको एल स्क्वायर जो भी मिल रहा है, मतलब ये जो आपका वेरिएशन है एक्स क्यूब का फंक्शन है, एक्स 0 है, यहाँ पे एक्स मैक्सिमम है, तो ये आपको कर्व कुछ इस तरीके का मिलेगा। और ये जो हमारे पास फंक्शन आया हुआ है दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्स क्यूब। तो यहाँ पे आप देखिए नो डाउट लोड का डिस्ट्रीब्यूशन तो हमको ये समझ में आ रहा था कि आपका सबसे बॉटम पार्ट पे 0 होगा और सबसे टॉप पार्ट पे मैक्सिमम होगा, लेकिन जो कर्व का वेरिएशन है वो आपको कैसा दिख रहा है, दैट इज द हाइपरबोलिक वेरिएशन। एक्स स्क्वायर आता है तो पैराबोलिक होता है, एक्स क्यूब आता है तो हाइपरबोलिक होता है। तो ये अगर आप क्या है देखो यहाँ पर मैंने पूरा लेंथ एल के लिए लिया हुआ है ना, तो जब आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे 0 से एल तक तो एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का फंक्शन बनेगा। तो ये वाला फंक्शन जो आपको एक्स क्यूब का बनेगा, तो फाइनली क्या है ये जो आपको वेरिएशन मिलेगा वो कैसा मिलेगा एक्स क्यूब के साथ, ठीक है। तो फाइनली अगर आप देखो यहाँ पर तो मेरे पास एक्स यहाँ पर देखो क्या क्या निकालना था, p की वैल्यू मिल चुकी है, तो एक्स स्क्वायर अगर आप देखोगे यहाँ पर dx है, ठीक है। तो यहाँ पर आप फाइनली देखो यहाँ पर हमने जो लिया हुआ है pxx की कंडीशन पे लिया हुआ है, तो ये जो हमारा dx फंक्शन मिला हुआ है एलिमेंट्री पार्ट का थिकनेस है और बाकी आपका डिस्टेंस है। तो यहाँ पर l की जगह हम लोग यहाँ पे क्या रख सकते हैं, x रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर l है, l की जगह अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर dx ना रख के सीधा आप x ही रख लो, ठीक है, चीज वही है। ये आप एलिमेंट्री पार्ट l के जगह यहाँ पे x रख लो, आपको सीधा सीधा वेरिएशन मिल जाएगा, ये x है। तो यहाँ पर चलिए मैं इस चीज को डायरेक्ट x जो है यहाँ पर ये आपको क्या मिल रहा है, ये जो कंडीशन आपको दिख रहा है x इंटू डी एक्स ही मिल रहा था, जो भी आपका पोर्शन है डेट इज द एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। आप देखिए अब हमको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये जो हमको वेरिएशन मिला हुआ है तो डेल इक्वल टू पी एल अपॉन ए की बात चल रही है, पी एक्स एक्स का वेरिएशन आपको दिख रहा है वो कंडीशन पे, एल की वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देंगे डी एक्स, ए जो आपको निकल कर आया हुआ है ए की वैल्यू आपने यहाँ पे देखो ये हमारे पास ए एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर रखा हुआ है, और फाइनली ई जो है आपका कांस्टेंट वैल्यू है। ये पूरी की पूरी वैल्यू को यहाँ पर उठाना है, उसके बाद हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए इस वैल्यू को रखते हो, तो यहाँ पर ये जो आपको कंडीशन दिखा है, तो देखो आप यहाँ पर जो x का वेरिएशन है आप यहाँ से भी देख सकते हो। तो एट x इक्वल टू अगर आप 0 देखोगे वही वेरिएशन है x इक्वल टू 0 पर। तो चलो ये x dx स्क्वायर जो इसको मैं x क्यूब अगर लिख लूँ तो x इक्वल टू 0 पर आपको pxx क्या मिल रहा है, ये आपको 0 मिल रहा है। और अगर आप एट x इक्वल टू l पे चले जाते हो तो x की वैल्यू l रखोगे, तो l रखोगे तो आपको pxx इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पर ये आपको मिलेगा क्या, देखो गामा a, और x की वैल्यू हम लोग क्या रख देते हैं, डेट इज द l, तो ये आपको मिलेगा l क्यूब
और डिवाइड बाई आपको क्या मिल रहा है, दैट इज द 3l²। ठीक है, आपको जो भी यहाँ मिले। तो फाइनली अगर आप वेरिएशन देखोगे यहाँ पर तो क्या है, ये जो हमारे पास वेरिएशन आया हुआ है x की वैल्यू l पे जाओगे तो l क्यूबिक का, l क्यूब का आपका फंक्शन बना हुआ है यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो ये हमारे पास पोर्शन था। अब देखिए हमको करना क्या है, यहाँ पर ये डिफॉर्मेशन निकालना है जो हमने डिफ्लेक्शन की बात की हुई है। तो चलिए थोड़ा सा जगह बनाते हैं यहाँ पर। यहाँ पे हमने वेरिएशन को चेक कर लिया है, तो आइए थोड़ा सा इधर हम लोग पहले आगे बढ़े और फाइनली मुझे निकालना है डिफ्लेक्शन। तो ये जो हमारे पास a की जगह आपने क्या रखेंगे, यहाँ पर a1 रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात कौन कौन सी वैल्यू को कहाँ रखना है। px जो है, px वाला जो कंडीशन आपको दिख रहा है तो यहाँ पर आप ये वाली वैल्यू रखोगे। ठीक है, उसके बाद l है, l की जगह dx रखेंगे, a की जगह आप a1 रखोगे, a1 आपका कैंसिल भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन पे अगर हम लोग बात करें तो फाइनली हमारे पास जो डिफ्लेक्शन आपको दिख रहा है, ये जैसा हमारा एरिया आया हुआ है इस एरिया तक तो ठीक है कहानी यहाँ तक। ये जो हमारे पास डिफ्लेक्शन है, अच्छा आपको वेरिएशंस अगर नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं P इक्वल टू आपको आया हुआ था दैट इज द गामा a x क्यूब बाई l का स्क्वायर, यही है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन हमको निकालना है। तो डिफ्लेक्शन इक्वल टू आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर आपको दिखेगा देखो P ऑफ x, L की जगह हम यहाँ पे रखेंगे क्या, dx डिवाइड बाई a की जगह आप रखेंगे a1 इंटू e। ये हमारे पास डिफ्लेक्शन आया हुआ है फॉर द x सेक्शन के लिए, यही तो है। अब आपको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करोगे आप, डेफिनेटली 0 से डेल तक, और इसको आप करोगे कहाँ, 0 से l तक। तो सबसे पहली बात तो इस पे आप वैल्यू रखिए। वैल्यू आप रखते हैं तो देखते क्या आएगा, ये आप वैल्यू रखोगे तो px की वैल्यू क्या रखेंगे, गामा a1 x, यही तो है, गामा a1 x बाई 3, यही तो आएगा। दूसरा चीज dx, अभी मैंने px की वैल्यू रखी है, dx को dx से रखी, डिवाइड बाई a1 e, तो यहां पर हमने a1 इंटू e रख दिया। क्लियर है। अब आप इसको क्या करिए, 0 से l तक इंटीग्रेट करना है, कर दो। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, 0 से l तक इंटीग्रेट। तो इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो जो जो कॉन्स्टेंट टर्म से बाहर ले लो तो आपको ये दिख रहा होगा क्या कि यहाँ पर जो a1 है, a1 आपका हो गया है कैंसल। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा गामा डिवाइड बाई थ्राइस ऑफ e, गामा डिवाइड बाई थ्राइस ऑफ e, और x इंटू डी एक्स है तो यहाँ पर x इंटू डी एक्स, इसी को हमको इंटीग्रेट करना है कहाँ, 0 से l तक। और फाइनली ये आप देखोगे तो ये आपको क्या मिलेगा, अगेन डेल ऑफ x, और इसको आपको इंटीग्रेट करना है 0 से डेल तक। सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, ये आप करोगे तो आपको मिलेगा डेल, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डेल दैट इज इक्वल टू गामा अपॉन थ्राइस ऑफ e। ये आपको क्लियर है। इसको सॉल्व करिए तो आपको क्या मिलेगा, दिस इज द x स्क्वायर बाई x स्क्वायर डिवाइड बाई 2, x स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और इसको हम लोग रखेंगे कहाँ, 0 से l तक। जब आप इस वैल्यू को रखेंगे तो फाइनली जो डेल है, डेल इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, देखो l रख दीजिए यहाँ पे, दैट इज द गामा l स्क्वायर डिवाइड बाई 6e। तो ये हमको एक डिफ्लेक्शन मिल गया है दैट इज इक्वल टू गामा l स्क्वायर। ये जो हमको डिफ्लेक्शन कितना मिला है, दैट इज द गामा l स्क्वायर डिवाइड बाई 6 इंटू e। ये चीज आपको क्लियर है। तो यहाँ पर ये जो मुझे डेल मिला हुआ ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफ्लेक्शन। ये जो आपका बाहर है उसमें डिफ्लेक्शन। और अगेन आप देखोगे तो यहाँ पे डेल आपका क्या प्रोपोर्शनल टू l स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, दूसरा चीज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया आ रहा है। अब इसको मैं W के फॉर्मेट में चेंज करना चाह रहा हूँ, मतलब मैं चाह रहा हूँ क्या कि इसको W के फॉर्मेट में लिखने के लिए, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर मैं इस पे बात करूँ तो W का फॉर्मेट में अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो देखो, ये जैसे मान लीजिए कि सपोज ये एक्सियल लोड इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पे आप देखिए W इसको लिखता हूं तो W इक्वल टू हमारे पास क्या आया हुआ है, डेट इज द गामा AL बाई 3, यही आया हुआ है। यहाँ से आप गामा की वैल्यू निकाल लो, जब गामा की वैल्यू निकालोगे तो आपको पास क्या आएगा, डेट इज द 3W डिवाइड बाई एरिया इंटू लेंथ। इसको वैल्यू उठा के यहाँ पे रखिए तो ये जो आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा देखिए डेल का फंक्शन। तो डेल इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, दिस इज द डेल इक्वल टू गामा, तो एज इट गामा की वैल्यू हम लोग रख देंगे क्या, दैट इज द 3W बाई a इंटू एल। क्लियर है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपको दिखेगा l स्क्वायर, और यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपको दिखेगा क्या, 6e, यही तो है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा। देखो लेंथ वाला कहानी अलग है, 3 2 6, तो पहले एक लेंथ तो कैंसिल है, देखो एक लेंथ यहाँ कैंसिल है,
ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या बोला 3WL, तो यहाँ पर आपको क्या मिला, अच्छा 3 2 जा 6, ये भी कहानी खत्म है। तो ये आपको मिलेगा WL डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ AE, ट्वाइस ऑफ AE, यही तो आपके पास आया हुआ है। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे डिफॉर्मेशन तो अगेन आपको वही मिला हुआ है WL अपन ट्वाइस ऑफ AE, मतलब W के फंक्शन में जाओगे तो आपको यही चीज दिख रहा है। अब यहाँ पर आप एक चीज सीधा सीधा कंक्लूजन जो चीज निकल कर आ रही है, अगेन आप देखोगे तो जो हमारा प्रिज्मेटिक बार के लिए आया था, जो कि आपका कोनिकल बार हो या प्रिज्मेटिक बार हो, उसका जो भी आपका सेल्फ वेट के कारण लोड होता है वो आपका एक्सटर्नल लोड वाला जो होता है उसका हाफ होता है। दूसरा चीज आप देख रहे हो यहाँ पर जो प्रिज्मेटिक बार, आपका जो प्रिज्मेटिक बार के लिए आया था गामा एल स्क्वायर अपॉन क्या कितना आया था, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ ई आया था, यहाँ पर आपका गामा एल स्क्वायर बाई 6E आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज को भी हमको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको कुछ कंक्लूजन यहाँ पर दे देते हैं क्या, इसको एक टेबल के थ्रू हम लोग देखते हैं। यहाँ पर ये जो आपका वेरिएशन है, जो भी हमारे पास वेरिएशन है, इसको हम लोग टेबल के थ्रू एक रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ से आपको चीजें कुछ समझ में आएंगी। जैसा कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एक तो हमारे पास आया था क्या, इस सब चीज में अभी एलोंगेशन का टेबल बना रहा हूं। ये हमारे पास जो टेबल बन रहा है ये हमारे पास एलोंगेशन का बन रहा है। इस एलोंगेशन में एक जो हम लोग बात करने वाले हैं, डिट इज द फॉर एक्सटर्नल एक्सियल लोड। ठीक है, ये हम लोग एक बात करेंगे, डेट इज द एक्सटर्नल एक्सियल लोड। ठीक है, एक हम लोग बात करेंगे क्या, ये हमारे पास प्रिज्मेटिक बार होगा, और प्रिज्मेटिक बार में हम लोग बात करेंगे क्या, सेल्फ वेट को लेकर, प्रिज्मेटिक बार, और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सेल्फ वेट को लेकर। और एक हमारे पास आया हुआ है डेट इज द कोनिकल बार, और इस कोनिकल बार में हम लोग बात करेंगे क्या, सेल्फ वेट को लेकर। ठीक है, ये हमारे पास सेल्फ वेट को लेकर। अच्छा, एक्सटर्नल एक्सियल लोड है, ये भी आपका किसके लिए है, प्रिज्मेटिक बार के लिए है। ठीक है, ये भी हमारे पास किसके लिए बना हुआ है, डेट इज फॉर द प्रिज्मेटिक बार। ठीक है, इस कहानी में अगर आप देखोगे तो ये प्रिज्मेटिक बार है, मतलब ये हमारे पास कोई बॉडी है, इस बॉडी का ये हमारे पास एक्सिस है, इस एक्सिस पे आपका एक्सटर्नल लोड एक्ट कर रहा था, तो ये हमारे पास एक्सटर्नल लोड जो एक्ट कर रहा है डेट इज द लोड P। और इस लोड P पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ये जो हम लोग P की बात कर रहे थे डेट इज द इक्वल टू, ये हमको मिल रहा था क्या, PL अपॉन AE, यही हमको मिला हुआ था, डेट इज द डिफ्लेक्शन। प्रिज्मेटिक बार में हम लोग सेल्फ वेट की बात करते हैं, तो प्रिज्मेटिक बार में सेल्फ वेट अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास जो बार है, यहाँ पर ये इसका प्रिज्मेटिक बार है और ये इसकी एक्सिस है, कोई एक्सटर्नल लोड नहीं है। इसमें अगर हम लोग वेरिएशन देखें तो बिल्कुल आपको स्ट्रेट मिला हुआ था ये लाइन। यहाँ पर आपको देखोगे तो एक्सियल लोड यहाँ पे आपको 0 मिलेगा डेफिनेटली सरफेस पे, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक्सियल लोड आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। तो यहाँ पर जब आप डिफ्लेक्शन देखे थे डेल, तो डेल इक्वल टू आपको क्या दिख रहा था यहाँ पर, तो W का अगर मान लीजिए लोड ले लेते हैं तो डेट इज इक्वल टू WL डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ A, ये आया हुआ था। और आपका क्या आया हुआ था, डेट इज द गामा L स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ E, ये हमारे पास आया हुआ था। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं क्या कोनिकल बार के लिए, तो कोनिकल बार में अगर आप ध्यान हो, जो हमने कोनिकल बार को लेके बात किया हुआ है, तो इसमें हमारे पास जो बार था आपका कोन कुछ इस शेप का रहेगा ऐसा, और इस पे हमने लोड का डिस्ट्रीब्यूशन देखा हुआ था, तो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन हमको कितना मिलेगा, ये हमको कुछ ऐसा पैराबोलिक वेरिएशन मिला है। यहाँ पर जो वेरिएशन मिला हुआ है दिस इज द एक्स, ये आप कंक्लूजन को देखिए ज्यादा मैटर करेगा। ठीक है, और ये आप देखोगे तो ये आपका एक्स क्यू का वेरिएशन मिला था, यहाँ पर आपको एक्सियल लोड मिला हुआ था 0, और यहाँ पर इस पोर्शन में आपको एक्सियल लोड मिला हुआ था मैक्सिमम। क्लियर है, और ये हमारे पास क्या है, इसका एक्सिस है। तो ठीक है, एक्सिस है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो हमारे पास डिफ्लेक्शन है, देखो P और आपका एरिया क्या यूनिफॉर्म है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर बात किया जाए तो डेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम लोग लिख सकते हैं लेंथ के अकॉर्डिंग, मतलब जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। दूसरा चीज हमने देखा है डेल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, मतलब जितना ज्यादा एरिया होगा उतना कम आपका डिफ्लेक्शन मिलेगा। ठीक है, बाकी इज द यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो आपका कांस्टेंट है। यहाँ तो आपका जो L है, L के साथ वेरिएशन हम देख चुके हैं, P भी आपका क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे अगर इस कंडीशंस पे बात किया जाए तो यहाँ पर एक कंक्लूजन हमको क्या आया हुआ है, जो आपका डिफ्लेक्शन मिला हुआ है डेट इज द डेल। सबसे पहला चीज डेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फिर से बता रहा हूँ W पे मत जाइएगा क्योंकि बिकॉज W इज ऑलरेडी फंक्शन है L का,
तो यहाँ पर कर दिए तो गामा आपका डेंसिटी ऑफ द मटेरियल है, तो गामा आपका इंडिपेंडेंट हो गया है। तो ये जो आप डेल देखोगे तो डेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, आपको एक पैरामीटर ये मिला हुआ है, ठीक है। मतलब डेल आपको क्या मिल रहा है, डेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। दूसरा अगर बात करेंगे तो डेल जो है आपका इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इस पे मत आना क्योंकि डब्ल्यू का फंक्शन में डब्ल्यू में ऑलरेडी ए इंक्लूड है, तो इस फंक्शन में आएंगे तो ये भी हम लोग बोल सकते हैं क्या, ये जो आपका डेल है डेट इज द इंडिपेंडेंट ऑफ, दिस इज द इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इट इज द इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्लियर है। अच्छा, इस केस में अगर आप आओगे तो क्या मिलेगा, तो ये जो आपको मिलेगा डेल, तो डेल इक्वल टू आपको मिलेगा यहाँ पर क्या, यहाँ पे जो आपको डिफॉर्मेशन क्या मिला हुआ था ये हमने निकाला हुआ है, एक तो आपने निकाला हुआ है डेट इज अगेन सेम है डब्ल्यू एल बाई ट्वाइस ऑफ ए, और इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, डेट इज द गामा एल स्क्वायर डिवाइड बाई 6 इंटू ई, ठीक है। तो फंक्शन आप देखोगे तो दोनों का रिजल्ट आपका सेम मिलने वाला है। इस पोर्शन में आओगे तो अगेन डेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर नॉट एल, क्यों, क्योंकि W आपका फंक्शन है ऑलरेडी L का। दूसरा हम लोग यहाँ पर डेल के लिए लिख सकते हैं अगेन इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इस पे नहीं जाना है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं डेल जो है डेल इज द इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेट इज द इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्लियर है यहाँ तक। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप कन्वेंशन की तरफ जैसा मैंने समझाया है वो आपको कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इस कंडीशंस पे अगर जैसे आप आएंगे तो यहाँ पर ये जो मैंने कंक्लूजन लिखा हुआ है यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सीधा सीधा अगर आपको बोलता है कि कोनिकल बार जो सेल्फ वेट के कारण कितना डिफ्लेक्शन होता है तो जो हमारा एक्सटर्नल लोड के कारण डिफ्लेक्शन हो रहा है उसका हाफ होता है। क्लियर है। तो फ्रेंड्स इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। इस वीडियो में बेसिकली हमने बात किया हुआ है क्या, जो हमारा डिफॉर्मेशन या एलोंगेशन मिला हुआ है फॉर द प्रिज्मेटिक बार एंड फॉर द कॉनिकल बार, उसका हमने एक्सप्रेशन, डेरिवेशंस और साथ ही हमने कुछ कंक्लूजन्स भी देखे हुए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।